मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में गणराज्यों का ह्रास होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थिति मौर्य काल में काफ़ी मजबूत हो रही थी। कौटिल्य, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंग निर्दिष्ट किए: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और आहार प्रशासन या जिलों में जो प्रशासन था, उसे अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया गया। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। इनकी संख्या 18 थी। अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री और पुरोहित थे। इनका साम्राज्य के अन्य अधिकारियों पर स्पष्ट नियंत्रण होता था। युक्त तथा उपयुक्त, ये केंद्रीय महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। 5वां जो है वो कलिंग प्रांत बन गया। इन प्रांतों का विवरण हमें तत्कालीन अभिलेखों में भी मिलता है। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। अशोक सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व उत्तरापथ एवं अवंती का कुमार रह चुका था। कुमारामात्य की सहायता हेतु प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे। इनके अंतर्गत विभिन्न विषयक पदों पर सामंत अथवा विषयपति होते थे। जो 5 राजधानी प्रांत थे, उसमें उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसाली, और जो मध्य प्रदेश है, जो प्राची है, जिसे मध्य देश कहा जाता था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो संपूर्ण राज्य की भी राजधानी थी। प्रांतों के नीचे जो है वो आहार होते थे या विषय, और उनका संचालन विषयपति के अधीन होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी शासक स्थानिक था, जो समाहर्ता के अधीन था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे, जिनके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव होते थे। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। साम्राज्य के अंतर्गत कुछ अर्ध स्वशासित प्रदेश थे। यहाँ स्थानीय राजाओं को मान्यता दी जाती थी, किंतु अंतपालों द्वारा उनकी गतिविधि पर नियंत्रण रहता था। अशोक के अभिलेखों में युक्त का उल्लेख है। इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्र एवं स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। नगर शासन। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति
उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य का लेखा जोखा रखती थी। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति बिक्री कर वसूल करने का कार्य करती थी। रक्षण नगर में अनुशासन रखने तथा अपराधी मनोवृत्ति के दमन करने हेतु पुलिस व्यवस्था थी। इन्हें रक्षण कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। एग्रोनोमोई जिलाधिकारी, मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी। एंटीनोमई नगर आयुक्त, यूनानी शब्द हैं। और सैनिक अधिकारी। अशोक के अभिलेखों में कुछ अन्य अधिकारियों का भी वर्णन मिलता है, जैसे राजुक। ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए इनकी नियुक्ति होती थी। इनके पास कर संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी थी। इनके द्वारा शत सहस्त्र पणियों पर भी शासन करने का उल्लेख मिलता है। प्रादेशिक जिलाधिकारी अर्थव्यवस्था के प्रतिष्ठा, आर्थिक जो मामले वो ये प्रादेशिक देखता था। महामात्र उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन से संबंधित था। प्रतिवेदक, इनका कार्य सम्राट को विभिन्न सूचनाएं देना था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। उसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। जो राजकीय कर्मचारी नहीं था, वरन उसका निर्वाचन जनता द्वारा होता था। तो इस तरह से ये केंद्रीय प्रशासन था। और इसके अतिरिक्त जो सैन्य व्यवस्था थी वो हमें मौर्य काल में 5 विभागों में बंटी हुई मिलती है, जिसमें पैदल पदाति, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था। प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री जो है उसमें इंडिका को उसने उद्धृत किया है। इंडिका हमें नहीं मिली है। जो बाद के जो परवर्ती जो स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत, लिखित स्रोत, उनमें हमें इंडिका जो है वो उद्धृत मिलती है। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विशाल सेना थी। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। इसे 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष के उल्लेख से मौर्यों के पास नौसेना होने का प्रमाण भी मिलता है। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। न्याय व्यवस्था, मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश होता था। मौर्य न्याय व्यवस्था कठोर थी। न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। ग्राम सभा सबसे छोटी न्यायालय थी, जहां ग्रामणी तथा ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर क्रमशः संग्रहण, द्रोणमिक, स्थानीय एवं जनपद के न्यायालय थे। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन मिलता है, धर्मस्थीय न्यायालय एवं कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय इस वर्ग के न्यायालय नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे। इन्हें दीवानी अदालत कहा जा सकता है। चोरी, डाके, लूट के मामले जिन्हें साहस कहा जाता था, धर्मस्थीय न्यायालय में पेश होते थे। कुबचन, मानहानि, मारपीट संबंधी मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। कंटक शोधन राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। ये फौजदारी अदालतें मानी जा सकती हैं।
व्यावहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश, जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। प्रदेष्टि फौजदारी, मारपीट, हत्या, चोरी आदि के मामलों का निपटारा करता था। चाणक्य के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था के 4 मुख्य अंग थे: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख किया है: पूर्व साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस। मतलब साहस जो है अपने आप में एक, देखिए कि वो चोरी, डाकी व लूट के लिए प्रयुक्त में होता था, और आज जो साहस है वो हिम्मत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया, जिसे महामात्या सर्प कहा जाता था। महामात्या सर्प कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। गूढ़ पुरुष जो मतलब अपनी जो रहस्य वो किसी को नहीं बताते थे। मौर्य शासन में 2 प्रकार के गुप्तचर कार्य करते थे: संस्था और संचार। संस्था वे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। संचार ये गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर तथा स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है। ये जो है यूनानी शब्द हैं। नर गुप्तचरों को संति, तृष्णा तथा शरद कहा जाता था, जबकि स्त्री गुप्तचरों को वृषली, भिक्षुकी तथा परिव्राजक कहा जाता था। इस तरह मौर्यकालीन प्रशासन एक सुव्यवस्थित और सुगठित प्रशासन था, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उसे सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्यकालीन उच्चाधिकारी जो हैं उनमें हमें नाम मिलते हैं, जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता जो राजस्व विभाग का प्रधान था, सन्निधाता कोष का प्रधान था, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, दंडपाल पुलिस अधिकारी, व्यावहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल, दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, आटविक वन विभाग का प्रधान, दोबारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान, आंतरवशिक अंतःपुर का अध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष। मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे, इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जिसमें रक्षणाध्यक्ष, मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, राजकीय धन जुर्माना इत्यादि कार्यों का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, आंकड़ाध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष, नौसेना का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक, लवणाध्यक्ष, नमक अधिकारी, मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का प्रमुख, महामात्रापसरण, गुप्तचर और खुफिया पुलिस और सूचना विभाग का प्रमुख अधिकारी, सूत्राध्यक्ष, रुई कातने कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन करने वाला। यूनानी लेखों में इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी गई है। मतलब अलग अलग जो हमें नाम मिलते हैं, यूनानी में उनके लिए अलग शब्द प्रयोग हुआ है और
अर्थशास्त्र में उनके लिए अलग शब्द प्रयोग हुआ है।